हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज़। और फ्रेंड्स, ये इस बुक का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, उसमें टोटल 15 सेट थे। वो 15 के 15 सेट हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में भी फ्रेंड्स 15 ही सेट होंगे और एक एक करके हम लोग डेली एक एक सेट सॉल्व करेंगे और ये 15 सेट भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज सेट 1 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सेट 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम 2 का सेट 1। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। 4 शासकों के नाम आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, आपका जो भी सही आंसर है आप उसे मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, इन्होंने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं वो पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, पल्लव वंश के शासक हैं और इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि? वातापी कोंड की उपाधि। ठीक है फ्रेंड्स, पल्लव वंश के शासक हैं ये। और यदि आपसे पूछता है कि पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो आपको ये भी याद रखना है, पल्लव वंश के संस्थापक का नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है फ्रेंड्स, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, मंदिर बनाने की जो कला है उसका विकास सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त काल जो है उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। और इस वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप याद रखें। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, गुप्त संवत। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, आप लोगों को मालूम होगा। गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त वंश का एक और शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसे कविराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था, यह आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था इसको, मिनांडर को, जो कि यूनानी शासक था। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का जो है शासक है। और शुंग वंश की राजधानी की बात करें तो विदिशा थी। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? विदिशा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है और आपसे कह रहा है कि मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे ये मगध की गद्दी पर? 322 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, यदि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, किंतु राजगद्दी पर कब बैठे थे ये? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में कहा गया है इन्हें कुरुओं का राजा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। ठीक है, एक सेकेंड, किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है।
अथर्ववेद में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे गोपद कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसे गोपद कहते हैं। और फ्रेंड्स, अथर्ववेद जो है वो सबसे अंतिम में रचा गया वेद है, ठीक है। सबसे अंतिम में जिस वेद की रचना की गई है वो अथर्ववेद है। और फ्रेंड्स, अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी अथर्ववेद की रचना। ये कुछ पॉइंट हैं जो अथर्ववेद के बारे में आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्ने बतूता। किसे किया था? इब्ने बतूता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये आया था भारत। मोरक्को का ये निवासी है और ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। और इनकी पुस्तक है रेहला, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है रेहला, ये भी आपको याद रखना है। और ये मोरक्को को निवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विभाग दिए गए हैं और उनके शासक का नाम बताया गया है कि कौन से शासक ने कौन सा विभाग जो है वो चलाया था, ठीक है। उसकी स्थापना किस शासक ने की थी? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है दीवाने खैरात, दूसरा है दीवाने अर्ज, तीसरा है दीवाने कोही और चौथा है दीवाने मुस्तखराज। उनके सामने शासक के नाम दिए गए हैं, तो चलिए मिलाते हैं। पहले में दिया गया है दीवाने खैरात और शासक का नाम दिया गया है फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। दीवाने खैरात की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज की जो स्थापना है वो बलबन के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी में दिया गया है दीवाने कोही। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में दिया गया है दीवाने मुस्तखराज और इसके सामने फिरोज शाह तुगलक का नाम दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना नहीं की थी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ना कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने स्वयं को हरमदल से किस वर्ष मुक्त किया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। कब किया था? 1562 ईस्वी में अकबर ने अपने को हरमदल से मुक्त किया था। फ्रेंड्स, 1562 ईस्वी में ही अकबर ने एक और काम किया था, दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का अंत भी अकबर ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। बंगाल राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, किंतु किसके शासन काल में ऐसा था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीवर्दी खां। किसके शासनकाल में कहा जाता था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता था। फ्रेंड्स, अलीवर्दी खां के ही उत्तराधिकारी थे सिराजुद्दौला, ठीक है। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी होते हैं सिराजुद्दौला। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? क्वेश्चन को फ्रेंड्स फिर से ध्यान से रीड कर लें आप लोग। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। अब बताइए आंसर क्या होगा आपका। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था ये? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था फ्रेंड्स, ये भी आप नोट डाउन कर लें यदि आपको याद नहीं है तो। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1774 से 85 ईस्वी तक रहा, ठीक है। 1774 से 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हीं के समय में 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समयकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था या फिर बंगाल विभाजन
कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? कौन सा विद्रोह है फ्रेंड्स? भूमिज विद्रोह। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध है जो किस राज्य से था। ठीक है, बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से या झारखंड से। चलिए अपना सही आंसर मार्क कीजिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड से। ठीक है, भूमिज विद्रोह का संबंध जो था वो झारखंड से था। फ्रेंड्स कुछ और विद्रोह भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ये सभी विद्रोह जो थे वो झारखंड से संबंधित थे। ठीक है, इन सभी विद्रोह के नाम भी आपको याद रखने हैं। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ये भूमिज विद्रोह, ये सभी झारखंड से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ऐसा कहने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था ऐसा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप सबने। तो पूछा जा रहा है कि उस कांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके बाद एक कमेटी स्थापित की गई थी, हंटर कमेटी। तो इस हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, किस सन में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट? 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम दिया गया है भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है, ये बुक का नाम है भारतीय विद्रोह के कारण। आपसे इनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, इस बुक के राइटर का नाम क्या है ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। किसकी पुस्तक है ये? सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है भारतीय विद्रोह के कारण। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदियां जहां पे आके मिलती हैं उस संगम को किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णप्रयाग। किस नाम से जानते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में रुद्रप्रयाग लिखा हुआ है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहते हैं। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जहाँ पे होता है उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी में। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है? काली मिट्टी में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। अंडमान निकोबार जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कई भागों में फ्रेंड्स बटा हुआ है। ठीक है, उसमें से पूछ रहा है आपसे जो दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान है उनको जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डंकन पास। ठीक है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है कौन? डंकन पास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? क्वेश्चन है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, जो हिमालय है, हिमालय को कई भागों में, 3 भागों में मेनली बांटा गया है। ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय फिर शिवालिक हिमालय ऐसे करके बांटा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंदा देवी पर्वत और नंगा पर्वत, ठीक है, पर्वत के नाम है। तो ये जो पर्वत हैं वो हिमालय के कौन से भाग में पड़ते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री। ठीक है, कौन से भाग में है? हिमाद्री में पड़ते हैं ये। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? फ्रेंड्स आप लोगों को पता है म्यांमार जो है वो हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है,
तो आपको बताना है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कितने राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से? 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। और कौन कौन से ये राज्य हैं इनके नाम भी आप लोगों को पता होंगे। पहला तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया मिजोरम, तीसरा नागालैंड और चौथा हो गया मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 21 नंबर का क्वेश्चन है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? कराकुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में स्थित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पर स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है कराकुम रेगिस्तान। ठीक है, पहले आप लोगों ने शायद ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, न्यू सा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में कौन सी झील स्थित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। 4 झीलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी झील है जो रूस में नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनिपेग झील। जो विनिपेग झील है ये रूस में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी की 3 झीलों के जो नाम दिए गए हैं, ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील, ये तीनों ही रूस में स्थित हैं, किंतु विनिपेग झील जो है वो रूस में नहीं है। फिर कहाँ पे है फ्रेंड्स? विनिपेग झील जो है वो कनाडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है विनिपेग झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील आप लोग जानते होंगे, कैस्पियन सागर को कहते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर, जो कि सागर तो इसके नाम पे है किंतु ये एक झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है इनमें से जो भू आवेष्टित नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाऊ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना। एक सिंचाई परियोजना का नाम दिया गया है पंबा। ठीक है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। ठीक है, कहाँ की है ये योजना? केरल की है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? जैसे कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। अब आपको बताना है कि गन्ना का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है। फ्रेंड्स सही आंसर इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, आयकर छूट से या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, रेखी समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से है। कौन से कर से है? अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना या फिर परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? भारत सरकार की कौन सी परियोजना थी जिसे 2015 में शुरू नहीं किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। ठीक है, पहली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरी है सागरमाला परियोजना, तीसरी है सुकन्या समृद्धि योजना और चौथा है भारतमाला परियोजना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी योजना है जो 2015 में नहीं शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए बताइए अपना सही आंसर। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतमाला परियोजना जो है ये 2015 में नहीं बल्कि 2017 में शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 2017 में शुरू हुई थी भारतमाला परियोजना। बाकी की ऊपर जो 3 परियोजनाएं दी गई हैं ये तीनों ही 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसे में डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का काल चलता था पहले, अभी तो बंद हो गई हैं पंचवर्षीय योजनाएं, किंतु पहले ऐसा होता था। ठीक है, 5 वर्ष के लिए योजनाएं चलती थी। तो आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो कौन सी योजना के बाद लाया गया था। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जिसके तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, आता है, आता है एक ही बात है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए शिक्षा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत है?
फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई के द्वारा जो बाकी वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, इन बैंकों से जिस दर पर नगद राशि ली जाती है उस राशि को क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या फिर नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं? चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स सही आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर। आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों से राशि लेता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, ये आपको बताना है। अनुसूचियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना संविधान में, तो चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। ठीक है, किस अनुसूची में है ऐसा? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। मूल संविधान में फ्रेंड्स केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, किंतु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, और जो कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देखते हैं? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में, या फिर प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों में, ए एवं बी दोनों में? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। ठीक है, कहाँ पे देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं लोकतंत्र के आदर्शों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? मौलिक अधिकारों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, पॉलिटी में मौलिक अधिकार का जो पार्ट है उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन उसी से है, मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, कौन से अधिकार में है ऐसा? स्वतंत्रता के अधिकार में, समानता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स समानता के अधिकार में आता है ऐसा। ठीक है, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना किस अधिकार में आएगा? समानता के अधिकार में ही आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई? ऐसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। किस संशोधन के तहत ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में ऐसा लिखा गया ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा लिखित में किया गया, संविधान में ऐसा लिखा गया कि जो राष्ट्रपति होंगे वो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आप लोगों को याद है? 1978 में। ठीक है, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में। अब आपको बताना है कि कौन से पहले स्पीकर हैं। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा, इतनी छोटी बात तो मालूम होती है सबको। प्रथम स्पीकर ऐसे कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? चलिए बताइए उनका नाम क्या था। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। ठीक है, किसके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? जीवी मावलंकर के खिलाफ। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 2005 में। ठीक है, कब प्रदान की गई थी स्वीकृति? जून 2005 में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिहार की बात कर रहा है फ्रेंड्स, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इसे याद कर ले। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, पंचायत सचिव। ठीक है, राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है?
एक कथन दिया गया है और कथन बी दिया गया है। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन जो है वो चुनना है। चलिए देखते हैं। पहला है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए बताइए कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं या नहीं है। चलिए पढ़ते हैं पहले ध्यान से। ए एवं बी दोनों सही हैं तथा बी सही स्पष्टीकरण है ए का। दूसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों सही हैं परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है ए सही है परंतु बी गलत है और डी है ए गलत है परंतु बी सही है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। यदि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो फिर से ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, आपको टाइम दे रही हूँ मैं। पढ़ लिया? चलिए अब आंसर कीजिए। फ्रेंड्स सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही हैं परंतु जो बी कथन है वो ए कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, अपनी अपनी जगह पे सही है। पहले का दूसरा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे में बी ऑप्शन जो है वही सही होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में नहीं आया हो तो फिर से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 को। ठीक है, 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी हिंदी को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता दी गई थी और इसीलिए फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ये सबको मालूम है ना, इसीलिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है। राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए किस सूची का विषय है। फ्रेंड्स पंचायती राज राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, किस सूची का विषय होता है? राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम का लिंक वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आप बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है हरित गृह प्रभाव का। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। सही सा लग रहा है ना ये ऑप्शन। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है, बढ़े तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। तीसरा है, वायुमंडलीय ताप का घटना और चौथा है, इनमें से सभी। अब बताइए हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स पहले ही बता दिया था ना मैंने, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सी ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? चलिए बताइए। फ्रेंड्स सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव सुरक्षा समझौते से। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे जो है 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, सन 2000 में इसे स्वीकार किया गया था और 2003 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है इसे 2000 में स्वीकार किया गया था किंतु ये 2003 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौते के रूप में लाया गया था इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी जो ज्वारीय वन है वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको मालूम होगा। सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में जो है वो आप लोगों को मालूम है ना, वहाँ पे सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कौन सा अधिनियम है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब आपको बताना है कि ये किस वर्ष पारित किया गया था। फ्रेंड्स इसे पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखी गई है।
ए ऑप्शन में विसर्जन दिया गया है, बी ऑप्शन द कोर्ट डांसर, सी है गार्डनर और डी है नेचर क्योर। अब आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक कौन सी नहीं है, ठीक है। कौन सी है ये नहीं बताना है, कौन सी नहीं है ये बताना है। फ्रेंड्स, नेचर क्योर जो पुस्तक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक नहीं है, ठीक है। नेचर क्योर रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? महात्मा गांधी जी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में। पहली बार कब इनको नामित किया गया था पुरस्कार के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए? 1937 में। कब नामित किया गया था? 1937 में। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी को टोटल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ठीक है। कितनी बार? 5 टाइम इन्हें नामित किया गया, किंतु एक बार भी इन्हें दिया नहीं गया, ठीक है। पहली बार तो 1937 में किया गया था और लास्ट टाइम 1938 में, सॉरी 1938 नहीं 1948 में, ठीक है। पहली बार 1937 में और लास्ट टाइम 1948 में इन्हें नामित किया गया, किंतु कभी भी इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया, ठीक है। शांति का, अहिंसा के पुजारी थे, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिला, एक भी बार नहीं मिला। 5 बार किंतु इनको नामित किया गया, इनका नाम 5 बार सजेस्ट किया गया, किंतु एक बार भी नहीं मिला और पहली बार 1937 में नामित किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर है ऑप्शन ए वियना में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 नाम और दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। यहाँ भी किसी न किसी संगठन का मुख्यालय है, आप लोग याद रखें इसे भी, ठीक है। जैसे कि जेनेवा में गैट का मुख्यालय है, ठीक है, GATT गैट, यहाँ मुख्यालय है। कहाँ पे? इसका जेनेवा में, ठीक है। गैट का मुख्यालय जेनेवा में है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं ना? नहीं आते हैं तो फिर याद कर लें आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूना 9, ठीक है। कौन सा यान था? लूना 9। ये चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला, सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग। आधे पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है टोटल इस सेट में, 50 हमने सॉल्व कर लिए हैं। 50 सॉल्व नहीं, 50 अब हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है रत्नागिरी मठ, बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन थे, शायद एक यहाँ पे कट गया है। 3 ऑप्शन में से आपको चूज कर लेना है, सही आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें वीक एसिड कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। CH3COOH, ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? नाम दिया गया है कार्नेटाइट और आपको बताना है कि ये किस धातु का अयस्क होता है। फ्रेंड, सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम का। किसका अयस्क होता है कार्नेटाइट? यूरेनियम का अयस्क होता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा होगा, ठीक है। सत्य कथन आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। दूसरा है गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं।
तीसरा है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। अब आपको बताना है कि तीनों में से सही कथन कौन से हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऐसे में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है, 1, 2 तथा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें फ्रेंड्स, विलयन विलेय बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलयन की सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। किसे जानते हैं लकड़ी के एल्कोहल के रूप में? मेथिल एल्कोहल को, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के जड़ के द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण, ठीक है, किस क्रिया के द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है, ठीक है, जल का अवशोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? कौन से लवक होते हैं जो फूलों तथा बीजों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं? फ्रेंड्स सही आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, कौन सा लवक होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का कौन सा भाग नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि फ्लोएम का भाग कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहिकाएं। वाहिकाएं जो होती हैं वो फ्लोएम का भाग नहीं होती हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? आपको बताना है कि जल संवहन की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण होती है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इका इनोडर्मेटा, ठीक है, ऑप्शन डी है जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। कौन है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? 4 रोगों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रामक रोग का उदाहरण कौन होगा इनमें से। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भैंसों की नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है। आपको 2 नाम दिए गए हैं, मेहसाना और सुरती। आपसे पूछा जा रहा है कि ये नस्ल जो है, इस नस्ल की भैंस जो होती हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात, ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं ये? गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है? फ्रेंड्स पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन कण की खोज फोटोन कण की खोज जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन के द्वारा की गई थी फोटोन कण की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या है जो नहीं बदलता है? फ्रेंड्स उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स 69 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरॉन। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, बोरॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स सदिश राशियां और अदिश राशियां आपको अच्छे से मालूम होंगी। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, ये सारी सदिश राशियां होती हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सदिश राशि नहीं है। फ्रेंड्स कार्य जो होता है, कार्य वो अदिश राशि होती है, वो सदिश राशि नहीं होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। स्वर धरोहर उत्सव, ठीक है, कौन सा उत्सव है, स्वर धरोहर उत्सव। आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन हुआ है स्वर धरोहर उत्सव का, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, 2022 का है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स उनके व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए ये उन्हें दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, फ्रेंड्स यदि आपसे 2021 का पूछता है तो आपको याद रखना है 2021 का व्यास सम्मान जो है वो असगर वजाहत जी को दिया गया था। ठीक है, उनका नाटक है महाबली, उस नाटक के लिए उन्हें दिया गया था व्यास सम्मान 2021 में। किंतु 2022 का पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर नाम है परम शक्ति और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है, आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है परम शक्ति को। फ्रेंड्स आईआईटी गुवाहाटी जो बी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे परम कामरूप को स्थापित किया गया है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को स्थापित किया गया है गुवाहाटी में, और आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है परम अनंत को। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है ना गांधीनगर, यहाँ पे स्थापित किया गया है परम अनंत को। आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है परम कामरूप को, और आईआईटी रुड़की की बात करें तो यहाँ पे स्थापित किया गया है परम किसको, परम गंगा को। ठीक है, परम गंगा को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है, किंतु परम शक्ति आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर ए होगा, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, 3 कथन दिए गए हैं और 2023 की रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दूसरा है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए फिर से पढ़ लीजिए आप ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को। अब बताइए सत्य कथन कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे सत्य कथन ही पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, क्योंकि डी में तीनों कथन दिए गए थे ना, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पहला दिया है भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें हैप्पीनेस में। ठीक है, डेनमार्क को दूसरा और आइसलैंड को तीसरा स्थान मिला है। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और किस देश की सेना ने साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिस्र। ठीक है, मिस्र और भारत की सेना ने मिलकर साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको बताना है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 में हुआ, उसका आयोजन किस शहर में हुआ था।
फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था इसका आयोजन। फ्रेंड्स इसके मुख्य अतिथि के बारे में बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के बारे में बात करें तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो थे वो मुख्य अतिथि थे। ठीक है, कौन थे मुख्य अतिथि? गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी को किस देश में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन में। कहाँ पे आयोजित किया गया है इसे? स्पेन में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है और आपसे फ्रेंड्स असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं और आपको असत्य कथन बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। दूसरा है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। तीसरा है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। और चौथा ऑप्शन है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। चलिए बताइए कौन सा कथन है जो असत्य हो जाएगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, 2022 में ये रिपोर्ट आई थी और फ्रेंड्स इसमें जो गलत कथन है, असत्य कथन है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। ये बिल्कुल गलत कथन है। बिहार का स्थान फ्रेंड्स अंतिम नहीं है, अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो अंतिम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। इसे आप याद कर लिए। बिहार का फिर कौन सा स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसमें बिहार का जो है वो 16वां स्थान है। ठीक है, 16 नंबर पे है अपना बिहार, 16 नंबर पे बिहार आ जाता है और उत्तर प्रदेश है जो 18वें नंबर पे है। ठीक है, अंतिम और 18 नंबर पे है उत्तर प्रदेश। टोटल 18 ही इसमें थे। ठीक है, तो बिहार का जो है वो 16वां स्थान हो जाएगा और यूपी का जो है वो 18वां स्थान हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है वो आपके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार में जाति आधारित गणना हुई है और 2022 की गणना के अनुसार आपको बताना है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। फ्रेंड्स सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लगभग 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। ठीक है, ऐसे लगभग में आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा आप याद नहीं रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। कौन है इसकी लेखक? सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। ठीक है, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है और राइटर का नाम भी याद रखना है, सुधा मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप के बारे में आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में फीफा विश्व कप हुआ था, उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। दूसरा है गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। तीसरा है अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। चौथा है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया। अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कथन है जो असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार जीता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और गलत कथन ही आपको चुनना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा की गई है? फ्रेंड्स कुल मिला के क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अभी हाल ही में 5 सदस्यीय एक पीठ बैठी न्यायालय की, जिसमें से ये कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वो एक समिति की सिफारिश पे होगी। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश पे होगी और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ये संवैधानिक पीठ थी इसकी अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा की गई थी। चलिए बताइए किस न्यायमूर्ति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई।
फ्रेंड्स सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। ठीक है, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है, कौन सा राज्य? केरल। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस। ठीक है, क्रिस हिपकिंस को चुना गया है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दिया गया है एंथनी अल्बनीज। आप लोगों को पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी के बारे में आप लोगों ने तो बिल्कुल जानते ही होंगे आप लोग इन्हें। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, किसने जीता है प्रित्जर पुरस्कार? डेविड एलन चिपरफील्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ उत्सव दिए गए हैं और राज्य के नाम दिए गए हैं, आपको सही बताना है कौन सा है। चार हैं, चार में से कोई एक ही सही है। ठीक है, चारों में से कोई एक सही है और आप उसे चुन लीजिए। चलिए देखते हैं। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही सुमेलित है ये फ्रेंड्स। ठीक है, तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश का उत्सव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का एक और उत्सव होता है परशुराम कुंड। ठीक है, परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि डी ऑप्शन में दिया भी गया है। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया गया है। ये दोनों ही जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023। ठीक है, इसी साल तक का लक्ष्य रखा गया था कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, WHO के द्वारा जो यह लक्ष्य है वो 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, WHO ने 2030 तक का रखा है और भारत ने कब तक का रखा था? 2023 तक का। अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी मालूम नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देबाशीष पांडा। कौन है अध्यक्ष? देबाशीष पांडा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में शैलेश पाठक जी का नाम दिया गया है और आप सब लोगों को मालूम होगा शैलेश पाठक जो हैं वो फिक्की के महासचिव हैं प्रेजेंट में। ठीक है, वर्तमान में फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक जी, इनका नाम आप भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या फिर विषय क्या है? 2023 में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, उसकी थीम आपको बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो आप ये बताइए कि विश्व कैंसर दिवस मनाया किस तारीख को जाता है? चलिए बताइए। जी हाँ, सही बताया आपने, 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्या थीम रही 2023 में? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स, 2022 में श्रीजा अकुला जी को अर्जुन पुरस्कार मिला है और आपसे पूछ रहा है कि इनका संबंध जो है किस खेल से है। फ्रेंड्स, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये? टेबल टेनिस से संबंधित है श्रीजा अकुला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? जापान में किया गया। फ्रेंड्स अगला आने वाला 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, इसका आयोजन जो है वो इटली में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? इटली में होगा 2024 में। 2023 में जापान में हुआ है। 49 नंबर का था G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना होगा, इसका अनुमान कितना लगाया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7,06,845 करोड़ रुपए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश कहाँ से आया है? अप्रैल से सितंबर 2022 तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ से, फिर उससे कम, फिर उससे कम। 3 देशों के नाम आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सही आंसर होगा सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक है, डी ऑप्शन में ऐसा जो दिया गया है, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और अपने आप से इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाइएगा, अपने आप से सॉल्व कीजिएगा इसे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।